नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम स्वर वर्णों के प्रमुख विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अथवा ये कह सकते हैं स्वरों के भेद या प्रकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि हमको ज्ञात है, हिंदी में या देवनागरी में कुल 11 स्वर माने गए हैं। इन 11 स्वरों का विभाजन किस आधार पर कितने रूपों में किया जाता है, ये हम जानकारी प्राप्त करें। अतः हिंदी में प्रचलित स्वरों के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से निम्नवत भागों में बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या प्रकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं। पहला है मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर हैं आ, ई, उ, रे, और संधि स्वर हैं बड़ा आ, ई, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर का क्या मतलब है, ये देखिए। मूल स्वर को समान स्वर भी कहा जाता है, अर्थात मूल या समान स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में जबड़ा एक अवस्था में रहता है और एक श्वास बाहर निकलता है। अथवा हम ऐसे कह सकते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं हो, उन्हें मूल या समान स्वर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में ये 4 मूल स्वर हैं, आ, ई, उ, रे। ये एक स्वर से बने होते हैं, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब संधि स्वर। संधि स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में जबड़ा हिलता है और एक से अधिक श्वास बाहर निकलता है, अथवा मूल स्वरों के मेल से बने हुए संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, और ये संधि स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संधि स्वर ये कुल 7 हैं। इन संधि स्वरों के भी 2 उपभेद किए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ मिलाकर के बड़ा आ, ई मिलाकर के बड़ी ई, और उ मिलाकर के बड़ा उ। अर्थात आ, ई और उ, यानी आ और ई, उ तीनों बड़े दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ यानी बड़े हैं, ऐसे दीर्घ संधि के होते हैं। ठीक है। दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है ए, आ और ई, ए बना, आ और बड़ी ई, ए बना है। ये संयुक्त स्वर है। जैसे तो ये किस किस के मेल से बनता है? आ और ई, आ और बड़ी ई, बड़ा आर छोटी ही, बड़ा आर और छोटी ही। ऐसे ही बड़ी ए है, आ प्लस ए से बनता है, और आ बड़ी ए, आ बड़ा आ बड़ी ए, बड़ा आ बड़ी ए से। ऐसे ओ आ प्लस ऊ से बनेगा, आ प्लस बड़े ऊ से बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटे ऊ से, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से। जैसे औ, आ प्लस ओ से, आ प्लस बड़ा ओ से, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ से, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ से। इस तरीके से ये संयुक्त स्वर बनते हैं। कहने का मतलब है, दीर्घ स्वर किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से बनता है, उसे दीर्घ स्वर या लौंग स्वर कहते हैं। उसी प्रकार संयुक्त स्वर वह है जो भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न हो, यानी एक जैसे मूल स्वरों के मिलने से जो स्वर बने उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर, और जो भिन्न स्वरों के मेल से बने उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। परंतु यहाँ एक विशेष टिप्पणी है। उच्चारण की दृष्टि से संयुक्त स्वर केवल 2 हैं, यानी संधि की दृष्टि से संयुक्त स्वर हैं ये 4, परंतु उच्चारण की दृष्टि से संयुक्त स्वर केवल 2 हैं,
बड़ी ए और बड़ा ओ। आ ई, इन्होंने आई, औ, इस तरीके से बोलते हैं। बड़ी ए बनती है आ प्लस छोटी ई, बड़ा ओ बनता आ प्लस बड़ा छोटा ओ, ए औ। अब देखते हैं काल के आधार पर। काल का मतलब समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कहने का मतलब काल का अर्थ है समय या उच्चारण में लगने वाला समय। समय या उच्चारण में लगने वाला समय, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो स्वर हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने कम समय लगे उन्हें ह्रस्व समय, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार हैं, आ ई उ रे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी रे। दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब मात्रा के आधार पर भी स्वरों के भेद किए जाते हैं। मात्रा का अर्थ है माप की इकाई, यानी मापने की इकाई, स्वर को मापने की इकाई। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा काल की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के हैं, एक लघु स्वर और दूसरे गुरु स्वर। लघु का अर्थ है छोटा यानी एक मात्रक, गुरु का अर्थ है दो मात्रक। लघु स्वर हैं आ ई उ रे, जो ह्रस्व स्वर हैं वही लघु स्वर हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वही गुरु स्वर हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगे उन्हें लघु स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय या दो मात्राएं लगे उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। चौथा है उच्चारण के आधार पर स्वरों के, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, या ऐसे में ऐसे कभी कह सकें कोमल तालु की स्थिति या उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ है मौखिक या निर्नुनासिक, और अनुनासिक। अनुनासिक स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से लिखे उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और ये हैं बिना बिंदी या चंद्र बिंदु लगे हुए आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर बिना चंद्र बिंदु लगे हुए हैं। और अनुनासिक का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ ही नाक से भी निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी अनुनासिक का अर्थ है जिनका उच्चारण केवल मुख से हो, यानी उच्चारण में केवल हवा मुंह के द्वारा निकले। और अनुनासिक का मतलब है जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ ही नाक से भी निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। तो चंद्र बिंदु जिनके ऊपर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है वहां चंद्र बिंदु ना लिख करके केवल बिंदु लिखते हैं। जैसे आ है छोटा, उस पर कोई ऊपर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी क्या है मात्रा नहीं है, इसलिए चंद्र बिंदु। बड़ा आ पर भी चंद्र बिंदु, छोटी ऊपर भी चंद्र बिंदु, बड़ी ऊपर के ऊपर एक मात्रा बनी है इसलिए चंद्र बिंदु की बजाय बिंदु लगाए। छोटे ऊपर चंद्र बिंदु, बड़े ऊपर चंद्र बिंदु, छोटी ऊपर छोटी ए पर चंद्र बिंदु और बड़ी ए पर बिंदी, और दोनों ओ पर बिंदी लगेगी। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर
स्वरों के दो भेद। अब देखते हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, एक है सजातीय और विजातीय अथवा सवर्ण और असवर्ण। तो सजातीय या सवर्ण क्या है? एक ही उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय या सवर्ण कहते हैं। यानी एक ही उच्चारण स्थान हो, एक ही प्रयत्न स्थान हो, उनसे उच्चरित होने वाले सजातीय यानी सजातीय सेम जाति यानी सवर्ण है। और विजातीय का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में स्थान और प्रयत्न एक नहीं हो, जिन स्वरों के उच्चारण के स्थान और प्रयत्न एक नहीं हो, वे हैं विजातीय यानी दूसरी जाति, सेम जाति के नहीं। जैसे सजातीय सवर्ण है आ एक ही है, ई उ और रे। अब विजाति कैसे? आ और ई, आ और उ, बड़ार ई, बड़ार उ, इस तरीके से ये विजाति हुए। वो सजाती हुए, ये विजाति हुए। तो मित्रों, यहां हमने स्वरों के भेद या प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके बाद हम व्यंजन के स्वरूप और व्यंजन के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम स्वर और व्यंजन के इसके अतिरिक्त जो वर्गीकरण है उसको समझाएंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।